नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। तो हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बुरहानपुर से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद नदीम, जो कि शिशु रोग से संबंधित समस्या और उसके उपचार के बारे में बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर सैयद नदीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा। जी, थैंक यू। सबसे गुड आफ्टरनून जी, सबसे पहले सर कार्यक्रम की शुरुआत में मैं ये समझना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंजा रोग क्या होता है, कैसे होता है? जी, बेसिकली इन्फ्लुएंजा, जिसको हम सीजनल फ्लू भी बोलते हैं, यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है बेसिकली। और यह बेसिकली जो इन्फ्लुएंजा रोग है, ये करीब 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी या इन्फ्लुएंजा डी भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारे सीजनल फ्लू के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जो वायरस, वो ज्यादा इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी है जी। इन्फ्लुएंजा ए में अगेन कुछ सब टाइप्स होते हैं, H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, या H3N2, और अगेन और भी सेरोटाइप्स इसके अंदर आते हैं। और इसका मुख्य कारण जो इन्फ्लुएंजा जो फैलता है या होता है, इसका मुख्य कारण है ये बेसिकली एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जो हमारे माउथ में से, मुंह में से जो थूक के कण निकलते हैं, उसको हम ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो अगर ये हम किसी के क्लोज कांटेक्ट में आएंगे और किसी के खांसने से, छींकने से या क्लोज कांटेक्ट में बात करने से अगर ये ट्रांसफर होते हैं बॉडी में एक दूसरे से, तो ये इन्फेक्शन का एक सोर्स बनता है। और अगर आप कोई इन्फेक्टेड सरफेस है, कोई अगर आपकी इन्फेक्टेड सरफेस को आप टच करते हैं और वही इन्फेक्टेड हाथों से अगर आप अपने नाक को, मुंह को, आईज को टच करते हैं, तो ये भी एक कारण बनता है आपका इन्फेक्शन का, फ्लू का। यही समझना चाहता हूँ सर कि फ्लू के लक्षण फिर क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि फ्लू है किसी को? फ्लू में बेसिकली देखिए, फ्लू जैसे हम सभी जानते हैं कि इसमें स्टार्टिंग में आपको सर्दी, खांसी या हाई ग्रेड फीवर आना, या बॉडी में थकान होना, या बॉडी एक होना, मैलेज होना, या सर में बहुत ज्यादा इंटेंस हेडेक होना, तो ये सारे इसके फ्लू के लक्षण होते हैं। और कुछ सीवियर केसेस में रेयरली अपने स्वाइन फ्लू वगैरह में थोड़ा डायरिया, वॉमिटिंग जैसे लक्षण भी सामने आ सकते हैं। अगर अंतर करना हो फ्लू और कोविड-19 में, तो इस अंतर को हम कैसे पहचाने, क्या अंतर होता है इसमें? जी, देखिए, फ्लू और कोविड दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है। और फ्लू जो है, जैसे हम जानते हैं कि फ्लू वायरस से होता है, कोविड जो है वो कोरोना वायरस से होता है। अब दोनों ही रेस्पिरेटरी इलनेस है, दोनों ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। दोनों के लक्षण भी लगभग सेम है। स्टार्टिंग जो होती है वो दोनों की सेम ही होती है, जिसके अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी, या सीवियर केसेस में लंग्स का इन्वॉल्व हो जाना, या हाई ग्रेड फीवर आना, बॉडी में थकान होना, ये सारे लक्षण लगभग सेम है दोनों के। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोविड में थोड़े से जो लक्षण होते हैं वो इंटेंस होते हैं, मतलब इन्फेक्टिविटी रेट भी थोड़ा सा हाई होता है कोविड के अंदर, और लक्षण आने की जो दायरा है वो थोड़ा सा मतलब जो है लेट है। कई बार देर से लक्षण आएंगे और रिकवरी भी थोड़ा सा लेट होती है इसके अंदर, और इन्फेक्टिविटी पीरियड भी थोड़ा सा देर तक रहता है। जबकि फ्लू के लक्षण थोड़े जल्दी सामने आएंगे, रिकवरी भी जल्दी आएगी। लेकिन कुछ सीवियर केसेस में ऐसा होता है कि कफिंग वगैरह जो है वो 2 हफ्तों तक लास्ट कर सकती है। और इसको जानने के लिए बेसिकली और कोई माध्यम नहीं है, ये तो आपके जो फिजिशियन है वही चेकअप करेंगे और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन जब आपके करवाएंगे, जिसके अंदर RT-PCR या एंटीजन टेस्ट होता है, तो उसके बाद ही आपको ये क्लियर हो पाएगा कि वेदर आपको जो है वो कोविड से आप संक्रमित हैं या फिर आप फ्लू से संक्रमित हैं। अगर जनरली देखें तो फ्लू के लक्षण मतलब कितने दिन में आ जाते हैं सामने, और कितने दिन तक रहता है? आपने 2 हफ्ते का जिक्र किया यहाँ पर, तो क्या 2 हफ्ते तक मैक्सिमम रह सकता है? जी, जनरली फ्लू के लक्षण जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर सामने आ सकते हैं। और ये 5 से 7 दिन तक के आपकी बॉडी में रह सकते हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस में जब ये इलनेस बढ़ जाती है और आपके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर देती है, तो ये निमोनिया जैसी चीजें जो है आपके सामने आ सकती है, जिसमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होना, निमोनिया होना, ये वाली बातें आपके सामने आ सकती हैं। और जो है कोविड के जो लक्षण है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताई है कि थोड़ा सा लेट आते हैं, 2 से 5 दिन लगते हैं कोविड के सिम्टम्स आने में, और उसके बाद में ये लास्ट भी थोड़ा लंबा करते हैं, ये 15 दिन तक, 16 दिन तक के मतलब लास्ट करते हैं जनरली। बिल्कुल। सर, सवाल ये भी है कि ये फ्लू वायरस कहाँ से आता है, ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है।
जी जी, ये फ्लू वायरस बेसिकली जनरली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ही होता है। हाँ, हाँ। और ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मैंने आपको बताया जो थूक के कण जो हमारे बॉडी में से निकलते हैं, जो माउथ में से निकलते हैं, जो सलाइवा निकलता है, तो वो जो है उससे अगर हम किसी को इन्फेक्ट करते हैं तो उससे फ्लू जो है वो एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। तो ये छींकने से, खांसने से, बोलने से या क्लोज कांटेक्ट में आने से या इन्फेक्टेड पर्सन की सोशल गैदरिंग में जाने से और दूसरों को इन्फेक्ट करने से ये चीजें बढ़ सकती हैं। दूसरा जो आपके इन्फेक्टेड सरफेस है, मैंने बताया था कि भाई जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड सरफेस है वहां आपने टच किया है और उसको अगर आप अपने माउथ को, नोज को या आईज को टच करते हैं तो इससे ये जो है ये फ्लू जो है से आप संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा है जैसे जो किसिंग वगैरह है, इससे भी ये ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, फ्लू के भी तरह तरह के यहाँ पर लक्षण भी होते हैं और कई तरह के फ्लू भी होते हैं। आई फ्लू के बारे में थोड़ा सा जानकारी साझा कीजिए दर्शकों से कि आई फ्लू क्या होता है। जी, बेसिकली आई फ्लू जो है ये दैट इज एन इन्फेक्शन ऑफ आईज, तो जिसको हम कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। तो आई फ्लू जो है ये भी मतलब जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। एलर्जिक भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। और आई फ्लू में बेसिकली आपके आईज में से डिस्चार्ज होगा, रेडनेस ऑफ आईज हो जाएगी, कंजक्टिवाइटिस जैसे सिम्टम्स आएंगे। और इससे अगर आपको बचना है तो थोड़ा सा आप अपने हाथों को बार बार आईज को टच ना करें, गंदे हाथ आईज पे ना लगाएं। अपने टॉवेल्स वगैरह जो है, पर्सनल चीजें, नैपकिन्स हैं, टॉवेल्स हैं, उसको आप शेयर ना करें। तो इन चीजों से आप आई फ्लू से भी बच सकते हैं। मतलब अगर नॉर्मली हम देखें तो फ्लू से बचाव करने के यही तरीके हैं। और कोई तरीके फ्लू से बचाव करने के कि कैसे बचाव करें, खुद को कैसे संभालें? जी। फिर इसके अलावा बार बार जैसे हमको सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, कंटिन्यू नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए। फिर उसके बाद में हम मास्क वगैरह भी लगा सकते हैं। मास्क जैसे कोरोना से जो चीजें हम करते थे वही चीजें हमको फ्लू में भी करनी है। तो इससे हम जो है इन्फेक्शन के रेट को स्लो डाउन कर सकते हैं या दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचा सकते हैं अपने आप को। फ्लू अगर हो जाता है किसी को तो फ्लू होने पर क्या खाना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए खान पान में, इसके बारे में बताइए। देखिए, फ्लू बेसिकली जो है ये एक वायरल डिसीज है। तो एक वायरल डिसीज अपने आप ही हम देखते हैं कि एंटीबॉडी फॉर्म होती है बॉडी में और कुछ समय के बाद में अपने आप ही ये ठीक होने लगती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखें। तो इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए अच्छी डाइट लेना जरूरी है। एक तो प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आप आराम करें, जब तक आपका फीवर सबसाइड नहीं हो जाए तब तक आप आराम करें। बच्चों को भी स्कूल भेजने से थोड़ा सा अवॉइड करें और सोशल गैदरिंग में जाने से थोड़ा सा अवॉइड करें। खाने में हाई प्रोटीन डाइट लें, फ्लूइड इंटेक ज्यादा रखें, पानी वगैरह ज्यादा पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। तीसरा जो है इसमें जो है आप थोड़ा सूथिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे वेजिटेबल सूप हो गया, चिकन का सूप हो गया, ऐसी चीजें आप थोड़ी देर ले सकते हैं जो आपको थोड़ा सा गले में राहत पहुंचाएं। जैसे आई फ्लू की बात हुई तो ये सीधे आंखों को असर पड़ती है। फ्लू से और कौन कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं? जी, फ्लू से बेसिकली देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। तो इसमें सारे ही अंग आप स्टार्टिंग से ले लें तो आपके माउथ से लेके, गले से लेके, लंग से लेके ये सारे ही अंग प्रभावित हो सकते हैं। और ये छोटा आपके जो है अगर ये प्राइमरी स्टेज में है तो सर्दी, जुकाम, खांसी से लेकर आपको निमोनिया तक इसमें रेयरली हो सकता है। तो सर, फ्लू की जांच फिर कैसे करें? अगर खुद से भी करना चाहें तो कैसे लक्षण देख सकते हैं और क्या फिर डॉक्टर के पास कब जाएं, क्या समय होता है फिर? जी, देखिए जैसे अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण आना अगर स्टार्ट हुए हैं तो बेहतर है कि आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को मिले, क्योंकि जल्दी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करेंगे तो जल्दी रिकवरी आएगी, आपको जल्दी डायग्नोसिस बनेगा तो जल्दी फायदा होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको हर पेशेंट को फ्लू के जांच की आवश्यकता नहीं होती है। लेट योर फिजिशियन डिसाइड, आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपको जांच की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि सीवियर केसेस के अंदर ही जांच की आवश्यकता पड़ती है। जनरली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आपके डॉक्टर को ये डिसाइड करने दीजिए कि आपको जांच करने की आवश्यकता है या नहीं है इसके अंदर। और जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट दे रहा है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए, अपने आप को आइसोलेट करिए, घर में रखिए, रेस्ट करिए, अच्छा खाना खाइए, उससे आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो क्या ये इंसानों से इंसानों में आसानी से फैल जाता है फ्लू? अगर किसी को ऑफिस में, दफ्तर में या स्कूल में? जी बिल्कुल, ये इंसानों से इंसानों में मैंने
डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो फ्लू है ये एक वायरल डिसीज है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो ये क्लोज कांटेक्ट में आने से, सोशल गैदरिंग में जाने से ये डेफिनेटली फैलता है। तो इसके लिए आपको बच्चों को जिनको भी फ्लू के लक्षण सामने आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप स्कूल जाना अवॉइड करिए, क्योंकि ये दूसरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ये दूसरे बच्चों को वहां पर इन्फेक्ट कर सकते हैं। मास्क का उपयोग करिए, घर में भी बाहर भी, जहां पर भी अगर निकलते हैं बाहर तो मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, नियमित रूप से हाथ धोते रहिए। तो ये वाली चीजों का हमको प्रैक्टिस करनी है, तो इससे बचा जा सकता है फ्लू से। इलाज किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत में होगा, और फिर इलाज में अगर इलाज हो जाता है और फ्लू से आप ठीक हो जाते हैं तो फिर आगे कैसे आप सावधानी बरतें, एहतियात बरतें? देखिए, आपको इलाज के लिए जैसे मैंने बताया था कि एक प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, हाई प्रोटीन डाइट लेने की जरूरत है, रेगुलर फ्लूइड इनटेक लेने की जरूरत है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को भी मिलिए और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे उतनी जल्दी आपके रिकवरी के चांसेस रहेंगे। तो आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए किस तरीके की मेडिसिन की आपको जरूरत है। अगर फीवर वगैरह आ रहा है तो आप प्लेन पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो आप एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक ड्रग्स वगैरह ले सकते हैं। एनएसएआईडीज इसमें थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, जैसे एनएसआईडीज वगैरह अवॉइड किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अच्छा रेस्ट ले, मैंने आपको बताया ही था, फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें, प्रोटीन डाइट अच्छी रखें, अपनी सूदिंग एजेंट वगैरह लेते हैं, रेगुलर स्टीम इनहेलेशन वगैरह लें। और आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आगे आपको किस प्रकार की मेडिसिन लेने की जरूरत है, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह, जैसे वायरल डिसीज है तो एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह बहुत रेयरली यूज की जाती है। अगर कोई ऐसे लक्षण है जिसके अंदर निमोनिया वगैरह है या लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके डॉक्टर आपको डिसाइड करेगा कि आपको एंटीवायरल थेरेपी देनी है या नहीं देनी है। या नहीं देनी है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा फ्लू किस एज ग्रुप को प्रभावित कर रहा है? देखिए, फ्लू जो है ये लगभग सभी एज ग्रुप को प्रभावित करता है। मतलब बच्चों से लेके तो एल्डरली एज ग्रुप तक सभी लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, मैंने बताया था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो सभी को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें जो हाई रिस्क ग्रुप होता है, जो सबसे ज्यादा जो हाई रिस्क ग्रुप होता है, तो वो जो है, एक तो 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, ये एक हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आता है, तो इनको थोड़ा सा केयर करने की स्पेशली जरूरत होती है। उसके बाद में जो एल्डरली एज ग्रुप आता है, जो 60 साल से जो ऊपर के उम्र के जो, मतलब जो एल्डरली एज ग्रुप के जो लोग हैं, उसके अंदर ये ज्यादा प्रभावित कर सकता है फ्लू जो है, और ज्यादा सीरियस जो है कॉम्प्लिकेशंस वगैरह सामने आ सकते हैं इसके अंदर। दूसरा, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है जिनको पहले से अंडरलाइन कोई डिसीज है, तो उन लोगों को ये ज्यादा प्रभावित कर सकता है। या फिर कोई क्रोनिक इलनेस से कोई जूझ रहे हैं, कोई जिनको पहले से डायबिटीज है, अस्थमा है या कोई और मेडिकल इलनेस है, तो उनको ये बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है उन लोगों के अंदर। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली अपने फिजिशियन को दिखाना, अर्ली मेडिकल चेकअप करवाना इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये रिकवरी आपकी फास्ट हो सके और ये बीमारी ज्यादा आगे ना बढ़े। बिल्कुल। अमूमन होता है कि इस मौसम में सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन सर्दी जुकाम क्या फ्लू है या फिर सर्दी जुकाम तक ही बात खत्म हो जाती है, इसका अंदाजा कैसे लगेगा? कितने दिन तक ये सर्दी जुकाम रह सकता है कि उसको हमें लगे कि ये फ्लू अब हो गया? देखिए, अगर आपको मामूली अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो आप प्लेन एंटी एलर्जिक ड्रग या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स वगैरह या डिकंजेस्टेंट्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हाई ग्रेड फीवर के साथ में आपका सर्दी जुकाम है या 2 से 3 दिन के बाद भी आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो फिर इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और लेट हिम डिसाइड कि आगे उनको क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है आपके लिए। और अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करिए कि डाइट बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि एक वायरल डिसीज है, तो इसमें हमारी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे नेचुरली, तो ये इसमें रिकवरी आपकी फास्ट होगी। और इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए अच्छी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेना, फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक चीज और मैं डॉक्टर साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ कि फ्लू से बचने के लिए कोई खास टीका क्या उपलब्ध है, कोई वैक्सीन उपलब्ध है? जी हाँ, इसमें फ्लू से बचने के लिए कुछ टीके आजकल उपलब्ध हैं, जिसको हम टेट्रावेलेंट वैक्सीन भी बोलते हैं, फ्लू के वैक्सीन भी बोलते हैं। और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हम स्पेशली ये 6 मंथ ऑफ एज में स्टार्ट करते हैं लगाना। तो ये 4 वीक्स अपार्ट 2 डोज लगते हैं, और उसके बाद में हम ईयरली बेसिस पे इसके बूस्टर डोज वगैरह ले सकते हैं टिल 5 to 8 years ऑफ एज। और जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उसमें हम किसी भी एज ग्रुप में फ्लू का टीका लगवा सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि जो डाइट है आप उसको प्लान कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक पानी का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि कितना पानी दिन भर में, कितनी मात्रा में हम कितना पानी पिएं ताकि हमारी सेहत बनी रहे।
जी जी, पानी जैसे मैंने बताया था कि आपको अपनी बॉडी का हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है। हाँ हाँ। तो हाइड्रेशन अच्छे रखने के लिए आपको अच्छा ज्यादा से ज्यादा पानी या फ्लूइड इनटेक लेना या ग्लूकोज वाटर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप नियमित रूप से जो फ्रूट जूसेस वगैरह हैं, तो डाइट जो विटामिन सी रिच डाइट है वो आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, प्रोटीन लीजिए, और फ्लूइड इनटेक जितना ज्यादा से ज्यादा आप पानी पियेंगे पूरे दिन के अंदर, तो उतना आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप जो उतनी जल्दी ये बीमारी से रिकवर होकर बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोविड हुआ और उसके बाद कोविड के बाद से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे कैप्सूल्स, दवाएं, ये सब भी बाजार में इसकी मतलब प्रचलन बढ़ गया एक तरीके से, तो ये कितने ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूँगा। नहीं, देखिए, आप सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन हाँ। कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं, हाँ। ये आपके फिजिशियन को ही डिसाइड करने दीजिए। आप जो एक रॉन्ग मीडिया है या रॉन्ग एडवर्टीजमेंट है, अगर आप उसको देख के अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को हार्म भी कर सकती है। फिर उसके बाद में आपकी बॉडी में कौन सी अंडरलाइंग पैथोलॉजी है प्रीवियस से, ये आपके फिजिशियन को ज्यादा अच्छे से पता है। तो कौन सी मेडिसिन आपको सूट करेगी, कौन सी मेडिसिन आपको सूट नहीं करेगी, लेट हिम डिसाइड। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मत लीजिए। हाँ, आप वाटर सॉल्युबल विटामिन वगैरह जो होते हैं वो ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बहुत सारी और भी चीजें ऐसी हैं जो आजकल मार्केट में प्रचलित हैं कि भाई ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो उस पर आप बहुत ज्यादा जो है कॉन्सेंट्रेट मत करिए, और अपने फिजिशियन के एडवाइस से ही जो भी आपको मेडिसिन लेनी है वो लेते रहिए आप। बिल्कुल। जैसे खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, ये तो साफ तौर पर आप कह भी रहे हैं। अगर जूस पीना हो इस मौसम में, बच्चों को पिलाना हो, तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हो जाता है जो जूस, वो कौन सा ठीक रहता है, मतलब किस फल का? देखिए, ऐसे जूसेस जी, इसके अंदर आप जूस वगैरह अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो आप फ्रेश फ्रूट जूस दीजिए, वो सबसे अच्छी चीज है। हाँ। कोकोनट वाटर दीजिए। फिर जो भी रिच इन विटामिन सी है, मैंने बताया था जैसे कि जो भी जूसेस हैं, जो भी फ्रूट्स हैं जो रिच इन विटामिन सी हैं, तो वो वाले आप जो है फ्रूट्स वगैरह लेके स्टार्ट कर सकते हैं। उनके जूसेस वगैरह नियमित रूप से बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल। फ्लू की जो शुरुआत होती है वो हमेशा खांसी जुकाम से ही होती है, या फिर सिर्फ फीवर भी आ गया तो आप ये मान सकते हैं कि फ्लू हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है कि खांसी जुकाम से ही होगी। हाँ। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आया है लेकिन फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं थे, बाद में डायग्नोज किया तो फिर उसको बाद में फ्लू लाइक सिम्टम्स स्टार्ट हुए। तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है, जो ये वायरल इन्फेक्शन जो है, ये बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही इन्फेक्शन है। तो ये आपकी जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन जो सेल्स होते हैं, इसको इन्फेक्ट करता है, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो इसमें आपका नाक, कान, गला, मुंह, या जो आपका जो चेस्ट है, लंग्स हैं, ये इसके अंदर ज्यादा जो है संक्रमित होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कभी कभी होता है कि न सर्दी जुकाम हुआ और न फीवर आया, लेकिन एक शरीर में थकावट सी रहती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या इसको भी सिम्टम्स की तरह देखा जा सकता है, ये माना जा सकता है, या फिर 2-3 दिन का आपको इंतजार करना चाहिए डॉक्टर के पास जाने से? नहीं, बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको थकान है या फिर आपको फीवर लाइक कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप नॉर्मल एंटीबायोटिक पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो रहा है, अगर ये परसिस्ट कर रहा है और इसके साथ में आपको एसोसिएटेड कोई और सिम्टम्स आने अगर स्टार्ट होते हैं, तो तुरंत आप अपने फिजिशियन से जल्दी मिलिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप जैसे अगर बच्चों की बात करें और बड़ों की भी बात करें, तो इंसानों से इंसानों में तो हो रहा है, तो क्या जानवरों से भी इंसानों में फ्लू आ सकता है? क्या इस तरह के भी सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, जो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था, जिसको हम H1N1 स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, हाँ। तो इसके जो होस्ट होते हैं बेसिकली इंसानों के अलावा, जो हमने देखा है कि स्वाइन, जिसको हम पिग भी बोलते हैं या फिर बर्ड फ्लू भी बोलते हैं अपन, हाँ। तो इसके अलावा इंसानों के अलावा भी कुछ होस्ट पाए गए हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी है, ये जनरली इंसानों से इंसानों में ही पाया जाता है। और इसके लिए अगर बच्चों का ख्याल रखना हो तो उनको भी जूस और पानी और खान पान से उनकी चीज़ें सही हो जाती हैं, या फिर बच्चों के लिए भी कुछ सप्लीमेंट्स जैसे बड़े खा लेते हैं अक्सर, जिससे नुकसान नहीं होता है, बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं क्या? बच्चों के लिए डेफिनेटली सप्लीमेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स वगैरह होते हैं। तो वो आपके फिजिशियन को लेकिन डिसाइड करने दीजिए कि आपके बच्चे को कौन से सप्लीमेंट्स की जरूरत है। हाँ। तो अकॉर्डिंगली जो भी उनको डेफिशिएंसी नजर आएगी, या फिर आपके फिजिशियन को ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, अभी आपको ये सप्लीमेंट्स की जरूरत है, तो वो सप्लीमेंट्स आप लीजिए। आप घर में अपनी मर्जी से कोई सप्लीमेंट्स वगैरह मत दीजिए। कई बार जैसे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, तो आपका कंसल्टेंट उसको देखता है या डॉक्टर देखता है, और वो डिसाइड करता है फिर आपको इसकी जरूरत है या नहीं है, या कितनी मात्रा में जरूरत है।
तो अकॉर्डिंगली आपका फिजिशियन ही डिसाइड करेगा कि आपको सप्लीमेंट्स कितने देने हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोविड-19 में हम लोग सेहत के ख्याल के लिए हम लोग जैसे कि हम लोग सैनिटाइज़र इस्तेमाल हमेशा करते थे, हैंड वॉश हमेशा करते थे, तो वो जो आदतें हैं वो आदतें अभी भी हम लोग क्या जारी रखें, और फ्लू से बचने के लिए ये आदतें कितनी ज़्यादा लाभदायक रहती हैं, कितनी ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं? जी 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 डेफिनेटली, बिल्कुल। ये आपकी एक डिसिप्लिन में आ जाना चाहिए। ये वाली जो आदतें हैं ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हमको डेफिनेटली करना चाहिए। और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड भी पूरी तरीके से गया तो नहीं है, कम हो गया है, और फ्लू के भी लगभग जो संक्रमित करने के जो तरीके हैं फ्लू के या कोविड के लगभग सेम है, दोनों ही रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं। तो हमको दोनों ही चीजों से बचने के लिए ये चीजों का करना बहुत ही आवश्यक है। आप N95 मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, कंटिन्यू हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस करते रहें, गंदे हाथों को, अपने नाक को, मुंह को, आईज को बिल्कुल भी टच ना करें, और अपने टॉवल्स हो गए, पर्सनल चीजें हो गई, नैपकिन्स हो गई, इनको बिल्कुल भी आप शेयर ना करें। और अपने बच्चों को कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़े भी फ्लू लाइक कोई सिम्टम्स हैं, कोई सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, तो उनको सोशल गैदरिंग में या फिर स्कूल में जाने से अभी थोड़ा सा रोकें ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना कर पाएं। और आप खुद भी अगर फ्लू से संक्रमित हैं, आपको ऐसा लग रहा है फ्लू लाइक आपके लक्षण है, तो सोशल गैदरिंग में आप बिल्कुल ना जाएं। जब तक आपका फीवर जो है, अगर आपको बॉडी में फीवर आ रहा है, अगर फीवर को जाने के लिए, खत्म होने के लिए 24 आवर्स नहीं हो जाते, तब तक आप थोड़ा सा रेस्ट करें, वो ज्यादा आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। सर, पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो पॉल्यूशन से बचाव के लिए लोगों ने मास्क अगर पहनना शुरू किया, तो फिर अगर फ्लू भी हो रहा है उनको, कुछ अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है इस तरीके की, तो वो मास्क का इस्तेमाल कितना ज़्यादा फिर फायदेमंद हो जाता है फ्लू के टाइम में भी, किसी तरह की एलर्जी से बचने के लिए भी? बहुत बहुत फायदेमंद है। आप इसमें तो मास्क का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर पॉल्यूशन का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मास्क तो आपको दोनों ही तरह से प्रोटेक्ट करेगा, पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करेगा और आपको संक्रमित होने से भी प्रोटेक्ट करेगा, या दूसरों को आप संक्रमित भी नहीं करेंगे। अगर आप खुद संक्रमित है तो दूसरे लोग भी आपसे बचेंगे अगर आप मास्क का उपयोग करते हैं तो बिल्कुल इसका बहुत बड़ा रोल है। तो N95 मास्क तो बिल्कुल यूज करना चाहिए। जहां पर भी पॉल्यूशन का दायरा बहुत ज्यादा है या पर आप खुद संक्रमित हैं किसी बीमारी से, फ्लू से या कोविड-19 जैसे आपको कोई लक्षण है, तो आप मास्क का बिल्कुल नियमित तौर पे बिल्कुल उपयोग करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बच्चों में हम कौन सी आदतें विकसित करें बच्चों में, क्योंकि अमूमन देखा जाता है बच्चे जिद्दी होते हैं, बातों को जल्दी से समझते नहीं है, तो उनमें कौन सी आदतें हम इस तरीके से लाएं कि वो फ्लू से भी बच सकें, वो पॉल्यूशन से भी बच सकें, चीज़ों से भी बच सकें? टीके तो हो गया एक सॉल्यूशन, खान-पान एक सॉल्यूशन हो गया कि खान-पान में उनको थोड़ी कोशिश करें कि वो ठीक ढंग से खा सकें। इसके अलावा क्या आदतें और उनके अंदर लाई जाए? इसके अलावा आपको डेली डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर। उनको आप जो है, एक तो हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी से बचाने के लिए। तो अपने बच्चों को एक प्रॉपर हाइजीन का एक प्रोटोकॉल समझाएं कि भाई हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, उनको किस तरह से उनकी डेली रूटीन होना चाहिए। बच्चों का मॉर्निंग से लेकर नाइट तक के सोने तक के उनका रूटीन किस प्रकार का होना चाहिए। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठें तो प्रॉपरली अपने बाथ लें, ब्रशिंग योर टीथ करें। उसके बाद में आप डेली अपने नियमित रूप से हाथ वगैरह धोते रहें। प्रॉपर डाइट ले, जो पेरेंट्स अगर गाइड करेंगे प्रॉपर डाइट के लिए, तो बच्चे आजकल हम देखते हैं कि बाहर की जो फूड है या जंक फूड है वो बच्चे ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो थोड़ा सा उसको हम वीकेंड रूटीन्स पे रखें और बाकी जो है अपन डेली जो घर का जो न्यूट्रिशियस फूड है वो बच्चों को खाने की आदत डालें। तो इससे हम जो है बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं और एक पर्सनल हाइजीन से हम जो है बच्चों को बीमारियों से भी संक्रमित होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। सर, सेहतनामा में जाते जाते एक आखिरी सवाल, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक संदेश अगर आप देना चाहें लोगों को कि अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, आपने उसका जिक्र कर दिया, लोग खुद का ख्याल भी कैसे रखें इस मौसम में जब फ्लू बहुत तेजी से बढ़ता है? जी 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 बिल्कुल। देखिए, खुद का ख्याल रखने के लिए वही सारे पॉइंट्स है, इसमें पॉइंट्स कुछ चेंज नहीं हो जाएंगे कि आप अच्छी डाइट लीजिए और प्रदूषित वातावरण में जाने से थोड़ा सा बचिए, मास्क का नियमित रूप से इस्तेमाल करिए और सैनिटाइजर का भी उपयोग करिए, नियमित रूप से हाथ वगैरह धोते रहिए। जो लोग संक्रमित हैं, आपको लगता है कि भाई संक्रमित है, तो उनसे कम से कम 1 मीटर का या 6 फीट का फासला जो है वो मेंटेन करिए। सोशल गैदरिंग्स में थोड़ा सा जाने से बचिए अगर आप खुद संक्रमित है तो यही चीजों का आपको मेनली ध्यान रखना है और इसी से आप खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर सैयद नदीम जी। तो आप देख रहे थे सेहतनामा। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।